Good morning, students. Today we are going to start our new topic known as the GOC, General Organic Chemistry. देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक वो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप सीख गए तो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमको पढ़ना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन या क्लीवेज। आपने दो तरीके के बॉन्ड क्लीवेज क्लास 11th में पढ़े होंगे, जिनका नाम हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। मैं यहाँ पर हिट्रोलिसिस या होमोलिसिस वर्ड का यूज करूंगा। There are two type of bond fission possible in the organic chemistry. The covalent bond fission. Type number A is homolytic bond fission, या इसी को होमोलिसिस कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले मेरे बच्चे। When the covalent bond fission takes place in such a way that equal distribution of shared pair of electrons takes place it is known as homolysis. This results in formation of free radicals. होमोलिसिस से हम लोगों को फ्री रेडिकल्स मिलते। जैसे मान लीजिए A और B के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन मिलके बना रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन A के पास और एक इलेक्ट्रॉन B के पास। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हम लोग हाफ एरो का यूज करते हैं। तो हाफ एरो में आधा एरो इधर पहुंच जाएगा और आधा एरो
एक इलेक्ट्रॉन ए के पास पहुंच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास। एक दूसरा तरीका भी ये है कि हम लोग डॉटेड लाइन दिखा दें तो भी होमोलिसिस ही दिखाया जाता है। डॉटेड लाइन या हाफ एरो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब अगर होमोलिसिस हो रही है तो ए पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और बी पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा अनपेयर्ड। इस फेज को, स्पीसीज को फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। एक ए फ्री रेडिकल बन गया और एक बी फ्री रेडिकल बन गया। ठीक। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, कितने तरीके के फ्री रेडिकल पॉसिबल है? टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। सबसे पहला टाइप जो मैं बताने जा रहा हूं वो है CH3 पॉजिटिव, सॉरी CH3 फ्री रेडिकल बन जाए, जिसको मैं मिथाइल फ्री रेडिकल कहने जा रहा हूं। पहला टाइप CH3 फ्री रेडिकल और इसको मैं मिथाइल फ्री रेडिकल कहता हूं। इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। इट इज ए टाइप ऑफ सुपर प्राइमरी, 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, सुपर प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन आप सभी लोगों को मालूम। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, उसके साथ एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन। किसी कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हों सेकेंडरी कार्बन, और किसी कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हों तो टर्शरी कार्बन। लेकिन CH3 के साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा, तीनों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ी हुई, इसलिए प्राइमरी से भी पहले वाला सुपर प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये सुपर प्राइमरी फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ रहे हैं। जरा देखिए, ये कार्बन है, इससे एक ये हाइड्रोजन लगा है, एक मेरे बच्चे ये हाइड्रोजन लगा है, एक बेटे ये हाइड्रोजन लगा है, और एक ऑर्बिटल में फ्री रेडिकल के साथ, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 7। 3 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो पहली बात इसमें समझ लेनी चाहिए कि ऑल फ्री रेडिकल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्पीसीज। दूसरी बात समझ लेनी चाहिए, हाईली अनस्टेबल species having very short half life। कहने का मतलब हाईली रिएक्टिव, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने का पूरा कोशिश करेगा। फ्री रेडिकल्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, इसीलिए फ्री रेडिकल जब रिएक्ट करता है तो इसमें ओरिएंटेशन बैरियर नहीं पाया जाता। As because the orientation barrier is not present, the free radicals are highly reactive and highly unstable। क्योंकि फ्री रेडिकल कैसे भी एक दूसरे से टकराए, रिएक्शन होगी ही, बच ही नहीं सकता कि रिएक्शन न हो, रिएक्शन होगी।
इसमें कोई ओरिएंटेशन बैरियर नहीं है केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से कि कोई ओरिएंटेशन बैरियर इसमें काम करे और कोई एक डायरेक्शन से जाके टकराना पड़े, नहीं। these are spherically these have the spherically symmetrical electron density, and due to the presence of spherically symmetrical electron density, whenever they will collide they will give the product. If whenever they will collide they will give the product, I want to say that every of the collision become the effective collision, and when the every of the collision become the effective collision, the reactivity ultimately increases. Hence these are highly reactive species. पहला मैंने आपको बताया मिथाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट बेटे, अगर इस मिथाइल फ्री रेडिकल में एक कार्बन लगा तो एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा, वहां कार्बन लगाना पड़ेगा। दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल नोन एज प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर मैं इसमें 2 हाइड्रोजन हटा दूं तो फिर यहाँ CH बच जाएगा, और ये कार्बन पे फ्री रेडिकल जो लगा है ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, सेकेंडरी कार्बन पे फ्री रेडिकल है। और यहां से अगर मैं एक हाइड्रोजन और हटा दूं तो सिर्फ कार्बन बच जाएगा, और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा ये कार्बन, इस पे फ्री रेडिकल आएगा। दिस इज नोन एज टर्शरी फ्री रेडिकल। अकॉर्डिंग टू IUPAC इसका नाम हो जाए, IUPAC क्या, नॉर्मल नेम की बात कर रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, मतलब मैं एग्जैक्ट नेम लिख के दे रहा हूं उनके। और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है टी ब्यूटाइल, स्मॉल टी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप्स जब हमने पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो इस नाम से। इथाइल फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल एक टर्शरी फ्री रेडिकल है। ठीक है, अगर मैं जो है एरोमेटिक स्पीसीज की बात करने लगूं, फिनाइल के साथ CH2 लगा दूं, इस ग्रुप का नाम बेंजाइलिक ग्रुप मैंने बताया था, बेंजाइल फ्री रेडिकल। IUPAC में ये ग्रुप पढ़ाए गए थे बेटा आपको, बेंजाइल फ्री रेडिकल। और ये बेंजाइल प्राइमरी बेंजाइल होगा क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से लगा, तो ये प्राइमरी बेंजाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, C6H5 ये ग्रुप लगा हुआ बेटा, ऐसे 2 ग्रुप लगा लो तो एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। 2 C6H5 लगे, इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल, एक कार्बन से लगे हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। और इसी तरीके से अगर मैं C6H5 के 3 ग्रुप लगा लूं, होल थ्राइस कर दूं, तो इस कार्बन पर एक ही, मतलब 3 C6H5 ऐसे ग्रुप्स लगे हुए, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। आप सभी जानते हैं कि फिनाइल रिंग में रेजोनेंस होता है, तो इसमें एक तरफ से रेजोनेंस है, इसमें 2 तरफ से रेजोनेंस है, उसमें 3 तरफ से रेजोनेंस है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये मैंने नॉर्मल आपको बता दिया जिससे कि आपको फ्री रेडिकल पहचानना समझ में आए। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स, तो उसके लिए मुझे यहां लिखना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स।
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रेजोनेंस है, ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। उसके बाद टर्शरी फ्री रेडिकल। उसके बाद सेकेंडरी फ्री रेडिकल। उसके बाद प्राइमरी फ्री रेडिकल और सबसे कम स्टेबल सुपर प्राइमरी या मिथाइल फ्री रेडिकल। वैसे तो सारे के सारे फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन उनमें अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो एक जनरल ऑर्डर मैंने आपको ये लिखा दिया। अभी तो इस ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। मैंने बता दिया इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें कम रेजोनेंस है तो इनके कंपैरिजन में कम स्टेबल है। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ तीन तीन प्लस आई ग्रुप लगे। अब ये प्लस आई और माइनस आई क्या होते हैं ये हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट जहां पढ़ेंगे। तो अभी तो इसको सिर्फ ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। ये मैं सारे के सारे निकाल के दिखाऊंगा आपको कि क्यों स्टेबल। तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। जब तक कि मैं आपको होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस पढ़ा रहा हूं तब तक इनका ऑर्डर ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। हम सबके ऑर्डर्स जो है प्रूफ करेंगे कि वाई टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और वाई डाइफिनाइल मिथाइल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल, और वाई ट्राइफिनाइल मिथाइल इज हाईली स्टेबल। So this is the first point known as the homolysis, homolytic bond cleavage, and due to the homolysis, homolytic bond fission, homolytic bond cleavage, these are the names, we get the free radicals. हमको क्या मिलते हैं? Free radicals मिलते हैं। तो ये पहले तरीके का बॉन्ड फिजन हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरे तरीके का जो बॉन्ड फिजन हमारे कोर्स में है उसका नाम है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। चलिए सेकंड पार्ट है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। इसको हेट्रोलिसिस भी कहते हैं। क्या होती है हेट्रोलिसिस? ध्यान से देखिए। When the covalent bond fission takes place, in such a way that both the shared pair of electrons goes on one of the atom while other has to lose its electron
results in the formation of oppositely charged ions. It is the case of heterolysis और heterolytic bond cleavage. अब जरा हेट्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ। हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से देखी जाएगी, समझिए। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में हम लोग क्या काम करेंगे, एक एरो बनाएंगे। एरो का जो हेड होगा वो नेगेटिव चार्ज को बियर करेगा और एरो की जो टेल होगी वो पॉजिटिव चार्ज को बियर करेगी। एरो हेड नेगेटिव चार्ज को बियर करेगा, एरो टेल पॉजिटिव चार्ज को बियर करेगी। हेट्रोलिसिस हो जाएगी और जो बनने वाला कंपोनेंट वो अपोजिट चार्ज आयंस बने। ए को अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बी पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब दो तरीके के हमारे पास फॉर्मेशन हो सकती। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कार्ब एनायन कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा CH3Cl और इसके बीच में अगर मैंने हेट्रोलिसिस कराई, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एनायन ले जाएगा तो CH3 पर एक पॉजिटिव आ जाए और साथ में Cl पे नेगेटिव आ जाए। CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन या मिथाइल कार्बोनियम आयन। ओनियम मतलब पॉजिटिव, ONIUM। देखो ओनियन मतलब होता है प्याज, समझ बात आ रही। एन को हटा के हमने एम लगा दिया, ओ नियम, इसका मतलब पॉजिटिव। कार्बोनियम कार्बन पर पॉजिटिव, क्लोरोनियम क्लोरीन पर पॉजिटिव, हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। ओनियम का मतलब होता है केमिस्ट्री में पॉजिटिव, समझ बात आ रही। तो कार्बन पर पॉजिटिव कार्बोनियम, मिथाइल कार्बोनियम, इसी का क्या नाम हो जाएगा, सुपर प्राइमरी कार्बोनियम। और अगर इसकी हम बात करें तो जरा कार्बोनियम आयन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए बना के दिखाता हूं आप लोग कैसे बनेगा कार्बोनियम आयन। CH3 पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और एक ऑर्बिटल खाली। फ्री रेडिकल वाले केस में उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था या ऑर्बिटल खाली है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो ये
कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और प्लेनर स्पीसीज होगा। नंबर दूसरी बात ये कि इट हैज sextet of electron, thus is a electron deficient species and will act as electrophile. मतलब इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने। ठीक है, मेरी बात समझ में? इसके पास सेक्सटेट में इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा। इट विल एक्ट एज, इलेक्ट्रोफाइल को ही लुईस एसिड कह सकते हैं हम, लुईस एसिड की तरीके से काम। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर मैं एक साथ लिख रहा हूं टाइप्स एंड स्टेबिलिटी। ऑफ कार्बोकेटाइन। एक बार मैंने टाइप समझा दिए, सारे टाइप्स एक जैसे हैं, जनरल कॉमन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल C6H5 का होल थ्राइस C पर पॉजिटिव, मतलब ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम। उसके बाद C6H5 का होल ट्वाइस CH पर पॉजिटिव, डाइफिनाइल। उसके बाद टर्शरी, ये यहाँ थोड़ा चेंज है और उसको ध्यान रखें। टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। C6H5CH2 पॉजिटिव। यहां एक और ऐड कर रहा हूं, एलाइलिक। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। सबकी बात मैं आगे GOC पढ़ा रहे हैं, शुरू कर दिए, तो आगे सबकी बात करेंगे, क्यों ज्यादा है क्यों कम है, किस में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, सारी बातें करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये एलाइलिक। एलाइलिक के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन के बाद प्राइमरी, प्राइमरी कार्बोकेटायन के बाद सुपर प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये है टर्शरी, ये है बेंजाइलिक, ये है एलाइलिक, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, ये है सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल, ये इथाइल या प्राइमरी, और ये सुपर प्राइमरी। ये ट्राइफिनाइल मिथाइल और ये डाइफिनाइल मिथाइल। कार्बोनियम, इस तरीके से इसका नाम लिख लेंगे, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम। टर्शरी कार्बोनियम आयन, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक या प्राइमरी बेंजाइलिक। एलाइलिक कार्बोनियम आयन, ये भी प्राइमरी एलाइलिक, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा है वो प्राइमरी कार्बन है, एक ही तरफ से कार्बन से लगा हुआ। इट इज ऑल्सो प्राइमरी एलाइलिक कार्बोनियम आयन।
इट इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, इट इज प्राइमरी एंड इट इज मिथाइल या सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन और कार्बोनियम। अच्छा, मैंने एक और बताया आपको कि कार्बोकैटायन बनेगा तो साथ में कार्ब एनायन भी बन सकता है। तो अगर कार्ब एनायन बन रहा है तो क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। पहला एग्जांपल CH3 नेगेटिव, मिथाइल कार्ब एनायन। मिथाइल कार्ब एनायन की बात करूं मेरे बच्चे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, अमोनिया की तरीके से। वन ऑफ द orbital, hybridized orbital will contain a negative charge. It will be sp3 hybridized and pyramidal geometry. Pyramidal geometry. One unshared electron pair is available. Thus, acts as nucleophile और लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री अवेलेबल, तो ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसके पास ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड पेयर के फॉर्म में अवेलेबल, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके टाइप्स अगर हम बात करें तो हम इसकी बात करते हैं टाइप्स एंड स्टेबिलिटी। बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल C6H5 का होल थ्राइस C नेगेटिव, मतलब ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनाइल सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद डाइफिनाइल C6H5 का होल ट्वाइस CH पर नेगेटिव। उसके बाद बेंजाइलिक C6H5CH2 नेगेटिव, क्योंकि इन तीनों में रेजोनेंस पाया जाता है। और उसके बाद एलाइलिक, एलाइलिक में भी रेजोनेंस पाया जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव एलाइलिक। उसके बाद CH3 नेगेटिव इज स्टेबल, सुपर प्राइमरी। उसके बाद प्राइमरी CH3 CH2 नेगेटिव। उसके बाद सेकेंडरी, मतलब थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है कार्बोकैटायन से। और उसके बाद टर्शरी, टर्शरी कार्ब एनायन इज लीस्ट स्टेबल अमॉन्ग ऑल। ये 3 डिग्री कार्ब एनायन और ये ट्राइफिनाइल मिथाइल, नाम वही होंगे, नाम में कोई चेंज नहीं होगा, बस कार्ब एन आयन। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी और ये सुपर प्राइमरी, ये एलाइलिक। ये बेटे आज मैंने आप लोगों को जीओसी में कोवेलेंट बॉन्ड फिजन के बारे में आप लोगों को समझाया।